नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टेथ अल्डर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कंडक्शन सिस्टम का क्या रोल होता है, और ये मैंने सबको बता दिया। ठीक है, क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब समझे कि एक मापदंड है जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड की जो फ्लूइड की जो अमाउंट होती है उसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो क्या होता है कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इजेक्टेड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द अयोटा। मतलब क्या होता है कि ब्लड की एक अमाउंट होती है जो वेंट्रिकल के द्वारा पंप की जाती है, किसके अंदर, आयोटा के अंदर, और एक पर्टिकुलर टाइम जैसे कि 1 मिनट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। देखिए, बहुत से ऑथर कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट को हम मेजर करते हैं 1 मिनट के अंदर, जो मतलब 1 मिनट के अंदर जो भी अमाउंट ब्लड की होती है उससे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और कुछ ऑथर ऐसा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम कहते हैं मिनट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट और मिनट वॉल्यूम बहुत से ऑथर सेम ही लिखते हैं और बहुत से ऑथर अलग अलग भी लिखते हैं। तो कार्डियक आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहला आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, अब दो चीजें होती है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और एक स्ट्रोक होता है, जैसे हम वो पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक हार्ट बीट के अंदर कितना अमाउंट ब्लड की इजेक्ट होती है वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर। एक हार्ट बीट के अंदर मतलब एक बार अगर ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, उसके द्वारा कार्डियक मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुए और उसकी वजह से ब्लड की जो अमाउंट इजेक्ट होती है इन द वेंट्रिक फ्रॉम द वेंट्रिकल टू आयोटा क्या कहलाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। जनरली ये होती है 70 ml। क्या होती है? 70 ml। दूसरा होता है मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम क्या होगा कि देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक बीट के अंदर इजेक्ट किया हुआ वॉल्यूम, तो मिनट वॉल्यूम क्या होगा कि 1 मिनट के अंदर कितनी बीट होती है, कितनी हार्ट रेट होती है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो मैं, स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो जो भी मेरा होगा मिनट वॉल्यूम वो मुझे मिल जाएगा। और उसी मिनट वॉल्यूम को मैं क्या कहता हूँ, कार्डियक आउटपुट। तो मिनट वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, तो इसे मैं क्या कहूंगा, मिनट वॉल्यूम। देखिए, अब कार्डियक आउटपुट को डिटेल में पढ़ने के लिए उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं, तो क्या थोड़ा इजी रहेगा। देखिए, हाँ, एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बेसिकली ये कार्डियक साइकिल के अंदर बताने चाहिए थे मुझे, बट वहां पे क्या पूरा मैसअप हो चुका था, तो मैं सेपरेटली आपको यहाँ पे बता देता हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मैं लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट को लेता हूँ, ये मैंने ले लिया लेफ्ट एट्रियम एंड ये ले लिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये माइट्रल वॉल्व और ये आयोटिक वॉल्व। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब ब्लड का वो वॉल्यूम, ब्लड की अमाउंट जो कब प्रेजेंट है, जब डायस्टोल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। डायस्टोल कौन सी फेज होती है, जब वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। अब वेंट्रिकल, अब मान लो ये डायस्टोल की फेज शुरू हुई और खत्म हो गई, ठीक है, एंड हो गई। तो जैसे डायस्टोल की फेज एंड होती है तो उसके जस्ट बाद कौन सी फेज शुरू होती है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब डायस्टोल की फेज एंड होती है उस टाइम पे जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये होता है 120 ml, अप्रोक्सीमेटली 120 ml होता है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि ब्लड का वह वॉल्यूम जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो डायस्टोल के एंड में 120 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है नॉर्मली। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि देखो, डायस्टोल के बाद में जो वॉल्यूम प्रेजेंट था उसे कहते हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो ये हो गया। अब एंड सिस्टोलिक क्या होगा, डायस्टोल के बाद कौन सी फेज शुरू होगी, सिस्टोल की फेज शुरू होगी। तो सिस्टोल चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। जैसे सिस्टोल पूरा खत्म हुआ, ब्लड आयोटा के अंदर इजेक्ट हो गया, अब उसके बाद में सिस्टोल के खत्म होने के बाद में जो ब्लड का वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेंट्रिकल के अंदर। मतलब कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ब्लड होता है वो कभी भी वेंट्रिकल से पूरी रूप से बाहर नहीं निकलता है, कभी भी वेंट्रिकल खाली नहीं होता, उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है कुछ रिजर्व अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जब सिस्टोल खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो वो कब प्रेजेंट है, सिस्टोल के बाद में भी प्रेजेंट है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहूंगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो होता है कि जो डायस्टोल के बाद प्रेजेंट रहता है, एंड सिस्टोलिक होता है जो सिस्टोल की फेज खत्म होगी उसके बाद भी कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है। ये नॉर्मली ये प्रेजेंट रहता है। अब देखिए एक चीज आती है इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या आती है, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है कि समझिए आप कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट है 120 ml, ठीक है। सपोज दैट 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो जब वो कब प्रेजेंट है, जब एंड ऑफ द डायस्टोल। डायस्टोल जब एंड होगा तो कौन सा फेज शुरू होगी, सिस्टोल की। अब जब सिस्टोल एंड हो गया उसके बाद में 70 ml रह रहा है, कितना रह रहा है, 70 ml रह रहा है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है 50 ml है। तो जो ब्लड आयोटा के अंदर इजेक्ट हुआ उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से मैं क्या करूंगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जो भी मुझे अमाउंट मिलेगी वो क्या होगा, इजेक्शन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, इजेक्शन वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब यही तो रेफर करेगा, देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमें पता है, अब जो बच्चा वो पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम आयोटा के अंदर गया। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का ये फ्रैक्शन होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। हमें ये बताता है कि कितने परसेंट ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का, कितने परसेंट ब्लड कहाँ गया है, आयोटा के अंदर गया। मतलब कि अब मेरा डायस्टोल वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हुआ, उस टाइम पे जो वॉल्यूम प्रेजेंट था उसको मैंने कहा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब सिस्टोल हुआ उसके बाद में कितनी ब्लड की अमाउंट इजेक्ट आउट हुई है किसके अंदर, आयोटा के अंदर, ये मुझे कौन बताएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बताएगा। नॉर्मली ये 60 to 65% होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस 60% तक देखने को मिलता है हमें इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन यही बताता है कि जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई वेल्वुलर डिफॉर्मिटी तो नहीं है। जनरली हम इसे इकोकार्डियोग्राफी में देखते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हुआ है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये जनरल हमने देख लिया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम स्विच ऑन करते हैं कार्डियक आउटपुट के ऊपर। कार्डियक आउटपुट सबको पता है क्या होता है, 1 मिनट के अंदर ब्लड की 1 मिनट के अंदर पंप किया गया ब्लड की अमाउंट किसके अंदर, आयोटा के अंदर, किसके द्वारा, वेंट्रिकल के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो अब ये डेफिनेशन तो सबको क्लियर होगी। अब किन किन फैक्टर के ऊपर, किन किन फैक्टर के ऊपर क्या कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें होगी जिनको बढ़ाने या घटाने पे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा, उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो कुछ चीजें है जो क्या है, सबसे पहला है कि वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न क्या होता है, इसको देखो, फिजियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए आपको अपने माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड को एक्सप्लोर मतलब एकदम इमेजिनेशन का पूरा वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए वीनस रिटर्न कैसे, वीनस रिटर्न मतलब जो वेन से जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, उससे मैं क्या कहूंगा, वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न के अंदर क्या होगा कि जितने ज्यादा अमाउंट के अंदर मेरा वीनस रिटर्न आएगा, मतलब कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड की अमाउंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी राइट एट्रियम के अंदर ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी उतनी कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जितनी अमाउंट राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की ज्यादा होगी उतनी कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी वेन, और वापस कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। मतलब क्या हुआ कि जो वीनस रिटर्न ज्यादा हुआ था
उसकी वजह से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, अल्टीमेटली कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जितना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम आएगा तो उतनी ज्यादा क्या रहेगी, कार्डियक आउटपुट। इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, एक लॉ है जिसे हम पढ़ते हैं, एक लॉ है जिसे हम कहते हैं स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि जो ब्लड की अमाउंट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के। कौन सा लॉ, स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि देखिए जितनी ज्यादा, देखिए अब इसको समझने के लिए देखिए कि जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी। समझने की कोशिश कीजिए कि ये देखिए मैं वापस एक ड्रॉ बनाता हूं। देखिए कि मैं लेता हूं लेफ्ट हार्ट, लेता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी में क्या फर्क है वो देखिए। अब सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ कि वीनस रिटर्न अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा होगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरी, डायरेक्टली पल्मोनरी वेन, राइट लेफ्ट एट्रियम। अब ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम अगर लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर ज्यादा वॉल्यूम आया तो क्या बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो ब्लड का जो वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है कब, एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो क्या बढ़ेगा, ईडीवी क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। ईडीवी बढ़ रहा है मतलब ब्लड का वॉल्यूम किसके अंदर बढ़ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर बढ़ रहा है। अब देखिए जितना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा ब्लड क्या लगाएगा, इसकी जो मायोकार्डियम होती है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ब्लड। अब हीमोडायनेमिक फोर्स लगाएगा कि देखिए अगर ब्लड ज्यादा अमाउंट के अंदर वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, ब्लड उसको फोर्स लगाएगा, वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा। और जैसे ही वो फोर्स लगाएगा तो देखिए एक इलास्टिसिटी भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या होती है, मायोकार्डियम जो होती है वो क्या होती है, इलास्टिक कह सकते हैं हम। तो वो क्या होगी, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, एकदम से स्ट्रेचेबल होती है, तो मतलब एकदम खिंच जाएगी, तन जाएगी, एकदम स्ट्रेच हो जाएगी। और जैसे ही स्ट्रेच होगी ब्लड का वॉल्यूम आना बंद हुआ, डायस्टोल शुरू हुआ, तो जितनी ज्यादा स्ट्रेच हुई थी उतनी ही वाइग्रसली क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो ये लॉ क्या कहता है कि जितनी ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी इन द वेंट्रिकल उतना ही कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। तो समझिए अगर वीनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली किसको बढ़ाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो बता दिया। तो वीनस रिटर्न अगर ज्यादा आ रहा है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके ऊपर हीमोडायनेमिक फोर्स भी बढ़ेगा वेंट्रिकल के ऊपर। अगर वेंट्रिकल के ऊपर हीमोडायनेमिक फोर्स बढ़ेगा तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी, और स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे, वाइग्रसली होंगे। तो हमें क्या मिला, अगर कॉन्ट्रैक्शन वाइग्रसली होंगे, अगर ब्लड का वॉल्यूम ही ज्यादा प्रेजेंट है तो हमारे को डायरेक्टली क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो अगर मेरा वीनस रिटर्न अगर बढ़ रहा है, तो फाइनल है, ऑब्वियस है कि क्या मेरा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि वीनस रिटर्न कैसे अफेक्ट करता है कार्डियक आउटपुट को। अब हम ये देखते हैं कि वीनस रिटर्न को कौन अफेक्ट करता है। अब ऐसे कोई फैक्टर होंगे जिनको वीनस रिटर्न जो क्या करते हैं, वीनस रिटर्न को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिनके अंदर क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। किन का होता है, गैसेस का होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए जब हम गैसेज को इनहेल करते हैं तो हम नेगेटिव प्रेशर से करते हैं। मतलब कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके प्रेशर को हम कभी भी चेंज कर नहीं सकते। मतलब बेसिकली अब कितने सारे लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा कर सकता हूँ, मतलब नहीं कर सकते ना। तो बाहर का प्रेशर तो रहता है इक्वल, फिर भी हमें गैसेज को क्या करना पड़ता है, अंदर रहना पड़ता है। तो हमें ये पता है कि गैसेज या फिर फ्लूइड होता है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, लो प्रेशर की ओर जाता है। तो मैं एनवायरनमेंट के प्रेशर को तो कम कर नहीं सकता। तो मेरे पास अब क्या ऑप्शन रहा कि मैं ऐसी कोई मैकेनिज्म अपनाऊं जिससे क्या हो, मेरे जो लंग्स है उनके अंदर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए।
तो अगर मुझे गैसेस को इनहेल करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो लंग्स है या जो मेरी इंट्राथोरेसिस कैविटी है उसके प्रेशर को मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। मतलब प्रेशर को कैसा क्रिएट करूंगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करूंगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि मेरे जो थोरेसिस कैविटी है उसका प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। ठीक है, तो जैसे ही इंट्राथोरेसिस कैविटी का प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्राथोरेसिस कैविटी के अंदर। तो जैसे ही इंट्राथोरेसिस कैविटी के अंदर प्रेशर रिड्यूस होगा तो हार्ट के मतलब सोचिए हार्ट के अंदर भी क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा और बाहर कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर। तो जो वीनस रिटर्न होगा वो मोर वाइग्रसली आएगा किसकी ओर, नेगेटिव प्रेशर की ओर, क्योंकि इंट्राथोरेसिस कैविटी का प्रेशर कैसा है, कम है। एक तो थिंग हो गई ये क्या कि इंट्राथोरेसिस कैविटी का प्रेशर कम हुआ जिसकी वजह से वीनस रिटर्न क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी चीज क्या होगी कि जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, डायाफ्राम की। डायाफ्राम एक स्केलेटल मसल है जो फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है। तो वो क्या करती है, हमें मदद करती है रेस्पिरेशन के अंदर, स्पेशली इंस्पिरेशन के अंदर। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, डायाफ्राम की। तो अब डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या करता है, मेरी एब्डोमिनल वेसल्स या एब्डोमिनल वेन्स होती है उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या करता है, मेरी जो एब्डोमिनल वेन थी, जो एब्डोमिनल वेन्स है उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसकी टोन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जैसे ही उसकी टोन बढ़ेगी तो क्या होगा, एब्डोमिनल वेन के अंदर मतलब जैसे ही उसकी टोन बढ़ेगी तो ब्लड वहां से एब्डोमिनल वेन से इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, और अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। तो रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, वीनस रिटर्न को, मतलब कि बहुत ज्यादा वीनस रिटर्न को वो बढ़ा देता है। और एक्सपायरेशन क्या होगा, इसका उल्टा करेगा। ठीक है, तो इंस्पायरेशन से क्या होता है, एक तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से, और जो एब्डोमिनल वेन्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यू टू डायफ्राम मसल। तो ये दो रीजन हो गए किसके, रेस्पिरेशन से संबंधित। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है मसल पंप। मसल पंप क्या होता है कि मैं मतलब कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, उनके मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट काम करने के लिए नहीं है, चेंजेस जरूरी होते हैं। तो मसल चेंज होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो उनके बीच में या उनके ऊपर जो वेन्स प्रेजेंट रहती है, कहाँ पे, वे जो मसल्स है उनके आसपास या उनके ऊपर जहाँ कहीं भी, तो उनमें क्या होता है, देखो फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, एनाटॉमी में। तो क्या होता है, जो उनके आसपास में जो वेन्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो उनके अंदर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। तो मसल पंप से भी बढ़ता है। ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न। ग्रेविटी क्या करेगी, वापस ब्लड को ले जाने का काम करेगी। देखिए अगर मेरी कोई एक्सट्रीमिटीज की वेन्स होती है, एक्सट्रीमिटीज की वेन्स होती है, वो मेरे ब्लड को कहाँ लाती है, राइट एट्रियम के अंदर लाने का काम करती है। तो जो ग्रेविटी होती है वो वापस, ग्रेविटी का काम क्या होता है, नीचे ले जाने का काम होता है। ठीक है, नीचे ले जाने का काम होता है, तो वो ब्लड को क्या करेगी, नीचे ले जाने का काम करेगी। मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं वीनस ब्लड को कहाँ लाता हूँ, राइट हार्ट के अंदर। तो ये क्या है, अगेंस्ट दी, मतलब ग्रेविटी क्या करेगी, इसको प्रमोट नहीं करेगी। अगर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो नॉर्मल है, कॉमन होती है, इसको तो एक फैक्टर के रूप में लेते हैं, बना के तो इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ग्रेविटी तो एज ए फैक्टर लिया है। दूसरा होता है वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। वीनस प्रेशर क्या होता है कि जो वेन्यूल्स, जो वेन जो होती है उनके अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं वीनस प्रेशर। तो वीनस प्रेशर नॉर्मली होता है 8 to 12 mm ऑफ Hg, 8 to 12 mm ऑफ Hg, ये होता है वीनस प्रेशर। तो वीनस प्रेशर होता है, इसको मैं क्या करूंगा, 8 to 12 mm ऑफ Hg। जो वीनस प्रेशर होता है, अगर जितना ज्यादा वीनस प्रेशर होगा उतना ही वीनस रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। वीनस प्रेशर मतलब समझ लो वेन्स, क्या वेन्स की जो कैपेसिटी है उसको डिटरमाइन कर रहा है वीनस प्रेशर। तो जितना ज्यादा वीनस प्रेशर होगा उतना ही वीनस रिटर्न ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, वीनस रिटर्न को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मसल पंप भी प्रमोट करेगी, रेस्पिरेशन भी प्रमोट करेगा। और लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ, सिंपैथेटिक टोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथेटिक टोन क्या होता है, देखो बॉडी की जितनी भी विसरल
फंक्शनिंग होती है, जो मतलब ऑटोनॉमिक होती है, जिसको हमें रेगुलेट करने की मतलब कॉन्शियसली मुझे आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई काम कर, ऐसा नहीं कहना होता, मतलब वो अपने आप ही हो जाती है। अगर देखिए, अगर किसी कारणवश मेरे अंदर हार्ट रेट कम हो जाए तो मुझे कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस क्या सॉरी बोल दिक्कत हो रही है बोलने में, मतलब मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई हार्ट को मैं यूं नहीं कहूंगा कि तू काम कर ज्यादा कर, नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा, रेगुलेट कर देगा। तो इस प्रकार के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो क्या रिलीज करता है, एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन। ये जाके वर्क करते हैं अल्फा रिसेप्टर के ऊपर। अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वेन्स के ऊपर। देखिए, मेनली तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सभी वेसल्स के ऊपर काम करता है, इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड ऑल, ठीक है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, जो वेन की जो टोन होती है उनको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वेन की टोन को बढ़ा देगा मतलब उनके अंदर क्या होगा कि फोर्स लगेगा एक वेन के अंदर, जो वेन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मोर मतलब एक ज्यादा फोर्स के साथ में कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, रीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। ये तो एक था कार्डियक आउटपुट का एक फैक्टर था, क्या था, वीनस रिटर्न, जो इंस्पायरेशन, मसल पंप और क्या था, वीनस प्रेशर, ग्रेविटी एंड सिंपैथेटिक टोन से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। अब दूसरी चीज आती है, एक तो हमने वीनस रिटर्न पढ़ लिया, अब उसके अलावा एक चीज आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कार्डियक आउटपुट को। कैसे करती है वो भी हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे इफेक्ट करती है वो हम अभी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है कि हमें पता है कि जो कार्डियक मसल होती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन के काम करती है। तो अब समझिए, अब मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, अभी मैंने जैसे स्टार्लिंग लॉ बताया था तो उसी से रिलेटेड है सब कुछ, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपको ईज रहे उसको समझने के अंदर। तब देखिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, मतलब एक डिग्री ऑफ कह सकते हैं, एक डिग्री होती है, डिग्री कह दो भले ही या क्या कह दो, कैपेसिटी कह दो, मतलब एक माप है कि मेरी जो कार्डियक मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कितनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डिग्री होती है जिसमें हम मापते हैं कि मेरी कार्डियक मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी फास्ट कर रही है कि स्लो कर रही है, सब ठीक है। तो इससे मैं कहूँगा डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी कि कैसे ये काम करती है। तो इसको भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर होते हैं, मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर डिस्क्राइब करता हूँ आपको। एक तो होता है प्री लोड। क्या होता है, एक होता है प्री लोड, एक होता है आफ्टर लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक होता है प्री लोड एंड दूसरा होता है आफ्टर लोड। ये क्या होता है, देखिए प्री लोड क्या होता है, प्री लोड को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो वीनस रिटर्न से, ठीक है। प्री लोड को डायरेक्टली आप कर सकते हो रिलेट वीनस लोड, मतलब प्री लोड मतलब सिस्टोल के शुरू होने से पहले क्या लोडिंग है इन द वेंट्रिकल, ठीक है। यही ये कहने मतलब इसका जो शब्द है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही निकलता है कि ये एट्रियल एरिया में ना, ये वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट है, कौन सा वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो डायस्टोल के एंड में प्रेजेंट होता है और सिस्टोल के शुरू होने से पहले वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी का कहते हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेचेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। प्रीलोड क्या होता है कि प्रीलोड को हम वीनस रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं, वीनस रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा इतना ज्यादा क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये वही फंडा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वाला, मैंने पहले बता दिया क्यों, क्योंकि मुझे वीनस रिटर्न को उससे रिलेट करके पढ़ाना था, ठीक है। तो प्रीलोड का मतलब वही एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होगी तो डायरेक्टली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। तो ये तो था प्रीलोड का। आफ्टर लोड का बहुत बड़ा बढ़िया फंडा है, वो आप देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लोड क्या होता है वो एक बार हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आफ्टर लोड क्या होता है। एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है।
रेजिस्टेंस फोर्स कैसे होता है कि देखिए, सबसे पहले मेरा वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, मेरे हैबिट है इसलिए मेरा कह देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो क्या करता है, आयोटा के अंदर ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है, और आयोटा के थ्रू पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। ठीक है, अब देखिए, आयोटा के अंदर ब्लड गया, पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर गया, माइक्रोवेस्कुलेचर तक भी जाता है। कौन पंप करता है, वेंट्रिकल पंप करता है। तो अगर सोचिए कि अगर मैं आयोटा के अंदर ब्लड पंप कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर आयोटा के अंदर कोई नैरोइंग आ गई, कोई अक्लूजन हो गया, या फिर मेरी आयोटा खुद नैरो हो गई किसी कारण से, अगर मेरी सिंपैथेटिक टोन बढ़ गई, मतलब मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने मेरी आयोटा को क्या कर दिया, नैरो कर दिया, तो क्या होगा कि जो वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है, वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है, उसको क्या होगा, रेजिस्टेंस फील होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सोचिए कि देखो, मोटर या पंप तो क्या कर रहा है, एकदम इजीली, मतलब एकदम नॉर्मली काम कर रहा है, बट जो आगे की जो ट्यूबिंग होती है, वो अगर उसमें कोई कंप्रेशन आ गया है, कोई अक्लूजन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, और प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा मतलब कि क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कैसे, अरे घटेगा कैसे। देखिए, अभी वेंट्रिकल है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रेजिस्टेंस कह सकता हूँ। आफ्टर लोड को मैं क्या कह सकता हूँ, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा। कैसे, देखिए, रेजिस्टेंस मतलब समझिए कि अगर कोई वेसल्स है, कोई आर्टरीज है, मैं आयोटा को ना लेके कोई आर्टरीज ही ले लूं, अगर उनकी वॉल अगर नैरो हो गई, उनकी ल्यूमेन अगर नैरो हो गई, तो मेरे वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब उसको क्या फील हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो, अब अगर देखो, बॉडी को ब्लड चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बॉडी को ब्लड चाहिए तो चाहिए भाई, मुझे मुझे नहीं पता, तुम मुझे कहीं से ला के दो, ऐसी वाली कंडीशन है। अब बेचारा हर्ट करे तो करे क्या, अब वेंट्रिकल को ब्लड तो पहुंचाना है, इसका काम रह गया बेचारे का, छूट भी नहीं सकता। तो वेंट्रिकल को इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्या वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो हमें वर्कलोड तक नहीं जाना, हमें समझना है कि अगर आफ्टर लोड या अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो कार्डियक आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही समझिए। अगर वर्कलोड तो हम आगे पैथो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। अब जैसे ही आफ्टर लोड बढ़ेगा, तो आफ्टर लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना कम क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। क्यों होगा, अब देखो, अल्टीमेटली तो देखो, बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म जैसे ही एक्टिवेट होगी, वो सब मेंटेन कर देती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म मतलब जो क्षति हुई है उसको पूर्ति करने के लिए जो मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है। सोचिए, कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होती है, मैं एक बात छेड़ दी तो बता देता हूँ। कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये होती है कि आप समझ लीजिए, आप नॉर्मली हार्ट अटैक समझते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या हो जाता है, अक्लूजन हो जाता है। अब छोटी मोटी चीज होती है, तो छोटा मोटा मतलब अक्लूजन हुआ होता है, तो बॉडी क्या करती है, कुछ ऐसी मैकेनिज्म रन करती है कि जैसे हार्ट रेट को बढ़ा दिया, नॉर्मली तो थी, अक्लूजन हो गया मतलब मेरी कार्डियक जो मसल है उसको क्या ज्यादा आवश्यकता है, तो उसको फिल करने के लिए क्या किया, टकीकार्डिया कॉज कर दिया, मतलब कि हार्ट रेट को बढ़ा दिया। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर आता है। अगर देखिए, अगर मेरे अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, अगर मेरे अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, कमी होगी, तो मेरी बॉडी क्या एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म जनरेट करेगी, और क्या करेगी, मेरे जो यूरिन जो मतलब यूरिन का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, डीसीटी, एनसीटी, एनपीसीटी एटसेट्रा, वहां से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहता हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई करने की कोशिश करती है बॉडी नॉर्मली। तो इसे हम आगे लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म को। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया आफ्टर लोड के बारे में। तो पहला हमने देख लिया वीनस रिटर्न, दूसरा देख लिया आफ्टर लोड। अब तीसरा होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, यही अपर लोड से रिलेटेड। देखो, सारे टॉप टर्मिनोलॉजी से सारी एक जैसी है, अंत में तो अंत ही सबका एक है, ठीक है, अंत तो सबका एक ही है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस सही वही
पेरिफेरल रेजिस्टेंस यही हो गया, मतलब वेसल्स जो न मतलब जो वेसल्स है उनकी क्या ल्यूमेन है, वही पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मेरे वेसल्स क्या है, नैरो है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, फिजियोलॉजिकली अगर नैरो है तो क्या होगा, मेरा कार्डियक आउटपुट कम होगा, मेरे हार्ट को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली देखने को मिलता है, अगर कोई हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं तो उनमें हमको नॉर्मली देखने को मिलता है, हार्ट अटैक तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया कहेंगे, एएसडी, सीएसडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट जो भी आता है उनमें क्या देखने को मिलता है, हमें टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म रन होती है। अगर कोई कोई नॉर्मली अगर कोई ह्यूमन प्रेजेंट है, किसी के अंदर फिजियोलॉजिकली क्या है, वेसल्स नैरो है, तो क्या होगा, उनके अंदर ब्लड परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और उसको मेंटेन करने के लिए मेरी बॉडी क्या रन करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म रन करेगी। तो ये तीन हो गए कि किन किन के ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। अब एक चीज, जब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि स्ट्रोक अलग होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होता है। तो मैंने अगर उस टॉपिक को छेड़ा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं कि स्ट्रोक क्या होता है। इन ब्रीफ, स्ट्रोक क्या होता है कि जब मेरी बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया, मतलब मेरी बॉडी के अंदर अगर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि मेरी जो ब्रेन है, जो मेरी ब्रेन की जो सेल्स होती है, जो नर्व सेल्स होती है, उनको ही ब्लड नहीं मिल रहा है, उनको ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, स्ट्रोक कहूँगा। उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, स्ट्रोक कहूंगा। तो स्ट्रोक एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि एक बीट के अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट होता है उसे कहेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये बेसिकली आज हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट एंड रिलेटेड फैक्टर्स। अब हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्ट रेट, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करते हैं, अगर बढ़ जाए तो क्या करना है, कम हो जाए तो क्या करना है, उसे क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई कमी लगे, अगर कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।